हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। ये आपका एसएसटी का लेसन 7 इंडिया और मदरलैंड अब स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं कि इस लेसन को पढ़ने से हम क्या सीखने वाले हैं। यहाँ पर ये दिया हुआ है इंडियाज़ लोकेशन एंड एक्सटेंट, कि इंडिया पूरे वर्ल्ड में जो मैप है वो कहाँ पर लोकेटेड है इंडिया और कहाँ तक फैला हुआ है। इंडिया फिज़िकल एंड पॉलिटिकल डिवीज़न, और जो भारत है वो फिज़िकली, यानी कि फ़िज़िकली और पॉलिटिकली का मतलब ये होता है कि फ़िज़िकल फीचर्स में एक देश में कहाँ पर पहाड़ हैं, कहाँ पे हरियाली है, कहाँ रेगिस्तान है, कहाँ नदी हैं, ये उसके किसी भी देश के फ़िज़िकल फीचर्स होते हैं। और पॉलिटिकल डिवीज़न का मतलब ये है कि वो कितने राज्य हैं और कितने बड़े हैं, कहाँ कौन सा राज्य है, ये सारे पॉलिटिकल डिवीजन्स होते हैं। अब ये जो टेक्स्ट है, अवर मदरलैंड इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, यानी हमारा जो मदरलैंड है, हमारी जो मातृभूमि है इंडिया, वो एशिया महाद्वीप की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्री है। इट इज़ द होम ऑफ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये जो हमारा देश है भारत, ये विश्व की जो सबसे पुरानी सभ्यताएं हुई हैं उनमें से एक सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हिंदी में सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, वो यहाँ पर रह चुकी है भारत में। इट इज़ ग्रेट इन मैनी रिस्पेक्ट्स in its glorious past, in its various cultures, religions and languages, and in its vast range of landforms and natural resources। और ये हमारा जो देश है भारत, वो इस मायने में भी महान है कि जो इसका एक ग्लोरियस पास्ट, यानी गौरवपूर्ण जो इतिहास रहा है, यहाँ पर कितने ऐसे राजे महाराजे और बादशाहों ने शासन किया है जिन्होंने इस तरह के यादगार काम किए, जिसकी वजह से हमारे देश का जो इतिहास था वो गौरवपूर्ण बना। और इसमें जो तरह तरह के कल्चर हैं, यहाँ पर तरह तरह के इतने विभिन्न धर्म हैं, विभिन्न भाषाएं हैं, और इतने सारे इस तरह के लैंड फॉर्म्स हैं यहाँ पर हमारे देश में। लगभग सभी तरह की जो लैंड फॉर्म्स, जिनको बोला जाता है ज़मीन के ऊपर पाए जाने वाले, जिस तरह की बनावट होती है ज़मीन की, कहीं पहाड़ होता है, कहीं खेत होते हैं, कहीं नदियाँ होती हैं, तो ये हमारे देश में सब तरह के लैंडफॉर्म, सब तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। और प्राकृतिक संसाधन, हर तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जिस वजह से ये बहुत ख़ास इसका महत्वपूर्ण स्थान है एशिया में। क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ देश ऐसे होते हैं जब बर्फ़ है तो बर्फ़ी बर्फ़, ठंड है तो ठंडी ठंड रहती है, कहीं अगर गर्मी पड़ती है तो वहाँ सिर्फ रेगिस्तान ज़्यादा होता है, जैसे अफ्रीका वगैरह में। और अगर यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ ठंड ज़्यादा होती है, बर्फ़ ही होती रहती है कई कई जगह साल भर। तो इस तरीके से हमारे यहाँ सब तरह की चीज़ें पाई जाती हैं, जिससे ये अपना एक इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और हमारा जो देश है, इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, और ये दूसरी सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है हमारा देश भारत पूरी दुनिया में। अब अगर हम इसके लोकेशन और एक्सटेंट की बात करें कि कहाँ पर ये स्थित है और कहाँ तक फैला हुआ है, तो इंडिया लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर बिटवीन 8.4 डिग्री एंड 37.6 नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 68.7 एंड 97.25 ईस्ट लैटिट्यूड। तो ये इसकी लोकेशन है। तो इंडिया जो है यहाँ पर जैसा बताया गया है कि इक्वेटर के नॉर्थ साइड में ये स्थित है। और इसकी जो डिग्रीज़ हैं, इनके बारे में जब क्लास में एक्टिविटी होगी तो ग्लोब में आप लोग को ये बताया जाएगा। आपको पता ही होगा कि इक्वेटर जो होता है वो ग्लोब के बिल्कुल सेंटर में होती है। जैसे हम जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है, पृथ्वी है, वो एक बॉल शेप में है, और अगर इसको हम बीच में से काट दें तो बीच की जो लाइन होगी वो ही इक्वेटर होगी। तो इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ ये स्थित है, और ये जो इसकी डिग्रीज़ हैं ये आपको क्लास की एक्टिविटी में बता दिया जाएगा। इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और ये दुनिया में 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है इसके लैंड के एरिया के हिसाब से, विद अ टोटल लैंड एरिया ऑफ 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। इतने वर्ग किलोमीटर
का क्षेत्रफल हमारे देश भारत का है। इंडिया measures 3,214 kilometers from north to south and 2,933 kilometers from east to west। यानी कि अगर हम ऊपर जहाँ जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ से लेके सबसे नीचे जहाँ श्रीलंका का बॉर्डर है इंडिया का, केरला जो लगता है कन्याकुमारी तक, वहाँ तक इसकी जो लेंथ है वो 3,214 किलोमीटर है। और गुजरात से लेके जो ये ईस्ट तक में जो नागालैंड और मणिपुर वगैरह हैं, इधर की सीमा रेखा के अगर हम मिलाएं तो 2,933 किलोमीटर की चौड़ाई है इसकी, हमारे देश के क्षेत्रफल की। इट हैज़ अ लैंड फ्रंटियर ऑफ 15,200 किलोमीटर एंड कोस्ट लाइन ऑफ 7,505 किलोमीटर्स। तो इसमें क्या है कि 15,200 किलोमीटर फ्रंटियर यानी कि जो किसी दूसरे देश के साथ सीमा लगी हुई है, और 7,515 किलोमीटर कोस्ट लाइन यानी कि समुद्र का किनारा है। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप इन द अरेबियन सी आर पार्ट्स ऑफ इंडिया। और भारत के जो ये लैंड एरिया है, समुद्र के अंदर जो द्वीप हैं उसमें अंडमान और निकोबार, और बे ऑफ बंगाल में लक्षद्वीप, ये भी हमारे कंट्री का ही हिस्सा हैं। इंडिया इज़ बाउंडेड टू द साउथ वेस्ट by the Arabian Sea, to the southeast by the Bay of Bengal and the Indian Ocean to the south. The Tropic of Cancer passes through the middle of India and divides it roughly into two equal parts. The Cape Comorin is the southernmost part of India mainland, while Indira Point in the Andaman and Nicobar Islands is the southernmost point for the whole country. तो ये जो यहाँ पर बताया गया है कि हमारे भारत में साउथ वेस्ट यानी कि जो दक्षिण पश्चिम का हिस्सा है वहाँ पर अरेबियन सी है, यानी नीचे जहाँ पर हम देखते हैं भारत का नक्शा जो नीचे एक नोक जैसी बनी होती है, उसके पश्चिम की तरफ हम देखेंगे तो वहाँ अरेबियन सी है। और साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण में जो उसका दूसरा साइड है वहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, और फिर साउथ में पूरा इंडियन ओशन है। और ये जो है तीन तरफ से तो ये इस तरह से बंगाल की खाड़ी और इंडियन ओशन वगैरह से घिरा हुआ है। और अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यानी कि इक्वेटर के बाद जो नॉर्थ की तरफ लाइन आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, जो कि एक पृथ्वी के एरिया को डिफ़ाइन करती है कि कौन सा एरिया गर्म है कौन सा एरिया ठंडा है, तो वो जो एरिया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का है उसकी जो लाइन है वो लगभग इंडिया के बिल्कुल बीच में से होके निकलती है और इसको लगभग 2 बराबर के पार्ट्स में बांट देती है। और जो ये केप कॉमोरिन पॉइंट जो ये नामकरण इसका किया गया है वो हमारा जो इंडिया का मेन लैंड है, यानी कि जहाँ पर हमारा कन्याकुमारी तक का जो एरिया है वो इसका साउथ में सबसे लास्ट पॉइंट माना जाता है, जबकि इंदिरा पॉइंट जो है वो अंडमान और निकोबार आइलैंड में उसको इंदिरा पॉइंट बोला जाता है, जो कि पूरा अगर हम मेनलैंड के साथ ये आइलैंड्स को भी मिला लें तो वहाँ उसको इंदिरा पॉइंट नाम दिया गया है, सबसे साउथ में जो उसकी लास्ट पॉइंट है। नेबरिंग कंट्रीज़ हमारी क्या हैं? इंडिया शेयर्स इट्स बॉर्डर्स विथ 7 countries. They are China, Nepal and Bhutan in the north, Bangladesh and Myanmar to the east, Pakistan and Afghanistan to the west and northwest। तो इस तरह से ये 7 देशों से हमारे देश की सीमाएं लगती हैं, ये जो देश बताए गए हैं। द आइलैंड कंट्री ऑफ मालदीव्स एंड लंका एंड श्रीलंका are other neighboring countries of India that lies to its south. Sri Lanka is separated from India by a narrow stretch of water, Pak Strait। तो ये जो द्वीप वाली कंट्रियां हैं मालदीव्स और श्रीलंका,
ये द्वीप समूह टाइप के हैं, द्वीप हैं होते हैं ये, कोई बड़ा लैंड फॉर्म नहीं है इन देशों के पास, तो ये भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ में ही आते हैं। और अब पॉलिटिकल डिवीज़न की अगर हम बात करें तो इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू 29 स्टेट्स and 7 union territories, including Delhi, which is known as National Capital Territory. According to area, Rajasthan is the largest state and Goa is the smallest. The states have been created mainly on the basis of language. तो और ये जो स्टेट्स हमारे यहाँ बनाए गए हैं, भारत के जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, इनको बेसिकली जो वहाँ बोली जाने वाली भाषा है उसके हिसाब से इनको निर्धारित किया गया है। The names of states and union territories and their capitals are given on next page. अब ये अगले पेज पे हमारे सभी ये स्टेट्स और उनकी राजधानियाँ दी हुई हैं, इनको हम देख लेंगे। ये भारत का नक्शा है, इसमें ये आप देख सकते हैं कि ये स्टेट्स और उनकी राजधानियाँ सब लिखी हुई हैं और ये इनकी ये लिस्ट है। अब यहाँ एक बात आपको ये भी समझना होगी कि ये चूँकि बुक पुरानी है, इसके बाद जो अभी रिसेंटली थोड़ा चेंज हुआ है वो इसमें नहीं दिया है, वो अब आने वाले टाइम में बुक्स में आएगा। इसमें ये चेंज हुआ है कि जो 10 नंबर पे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट दिया हुआ है, इसको अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बदल के यूनियन टेरिटरी कर दिया है और इसमें जो लद्दाख शामिल था एरिया, वो भी यूनियन टेरिटरी बन गया है। तो यानी यहाँ से एक स्टेट कम हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर का, और यूनियन टेरिटरीज़ में 2 यूनियन टेरिटरी बढ़ जाएंगी, एक जम्मू एंड कश्मीर और एक लद्दाख। तो इस तरह से जो पहले ये सारे जो नाम लिखे हुए हैं सभी स्टेट्स के, 29 स्टेट्स के लिखे हुए हैं और 7 इसमें यूनियन टेरिटरीज़ हैं और सभी की कैपिटल्स यहाँ लिखी हुई हैं। ये आपको लर्न भी कर लेनी चाहिए। लेकिन अब जो हो जाएंगे वो 28 स्टेट हो जाएंगे और 9 यूनियन टेरिटरीज़ हो जाएंगी। अब आते हैं फिज़िकल डिवीजन पर। ये तो पॉलिटिकल डिवीजन था कि पॉलिटिकली ये किस तरह से बटा हुआ है भारत। और अब अगर इसकी फ़िज़िकल डिवीजन की बात करें तो द मेन लैंड ऑफ इंडिया कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू 6 फिज़िकल डिवीजन्स। दे आर द नॉर्दर्न माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द प्लेटो रीजन, द कोस्टल प्लेन्स, द आइलैंड्स। अब इसमें क्या है, द नॉर्दर्न माउंटेन्स में जो उत्तर की तरफ पहाड़ पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जैसे उत्तर में क्या है हिमालय, ये सब जो हैं। फिर नॉर्दर्न प्लेन्स में उसके बाद जब हम जैसे जैसे भारत में ये सेंटर की तरफ आएंगे, कश्मीर से यहाँ की तरफ, तो पहले पहाड़ और उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स, फिर ग्रेट इंडियन डेजर्ट जैसे राजस्थान वगैरह में रेगिस्तान है। फिर प्लेटो हैं, प्लेटो का मतलब है कि थोड़ा सा पठारी क्षेत्र जो कहलाता है, उठा हुआ इलाका, वो सब हैं। कोस्टल प्लेन्स में जो समुद्र के किनारे के प्लेन एरिया हैं, और आइलैंड्स का मतलब द्वीप्स वगैरह, द्वीप जो होते हैं। तो इस तरह से ये इतने तरह के लैंड फॉर्म्स भारत में हैं। द नॉर्दर्न माउंटेन्स की अगर हम बात करें, द हिमालयस फॉर्म द हाईएस्ट एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माउंटेन चेन इन द वर्ल्ड। Most of its peaks are always covered with snow. Here the name Himalayas, Him is snow and Alay means home. So it is the eternal abode of snow. यानी कि हिमालय जो नाम पड़ा है, हिम का मतलब होता है बर्फ और आलय का मतलब स्थान या जगह या उसका किसी का घर। तो ये एक तरीके से हमेशा रहने वाली जो हिम है, बर्फ है, उसका ये घर है, ये उसका मतलब है हिमालय का। द लेंथ ऑफ दिस ग्रेट माउंटेन चेन अबाउट 2500 किलोमीटर्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और ये पूरब से पश्चिम की तरफ करीब 2500 किलोमीटर में ये पूरा पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। द ब्रेथ वेरीज फ्रॉम 160 टू 400 किलोमीटर्स, और जो इसकी चौड़ाई है वो 160 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक कहीं कहीं है, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, इस तरह से। द माउंटेन चेन रन्स ऑल अलॉन्ग द इंडियन नॉर्दर्न बॉर्डर फ्रॉम कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश, और ये जो पूरी पर्वत की श्रृंखला है, पट्टी है, ये इंडिया का जो नॉर्दर्न बॉर्डर है, यानी जहाँ जम्मू एंड कश्मीर है, वहाँ से चल के फिर कश्मीर पूरा अरुणाचल प्रदेश तक ये फैली हुई है।
तो ये दो तीन राज्यों में ये पूरा फैला हुआ है। द विड्थ ग्रेटर इन द वेस्ट एंड लेस इन द ईस्ट, और जो इसकी चौड़ाई है वो पश्चिम दिशा की तरफ ज़्यादा चौड़ी है और ईस्ट तक आते आते ये कम हो जाती है। द हिमालयस कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस विद डीप नैरो वैलीज बिटवीन देम फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। दीज रेंजेस आर, और ये हिमालय के अंदर 3 समानांतर जो श्रृंखलाएं हैं वो इसमें शामिल हैं, और ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जो फैली हुई हैं वो ये हैं। पहली है द ग्रेटर हिमालयाज हिमाद्री, द लेसर हिमालयाज हिमाचल, और द लोअर हिमालयाज शिवालिक्स। तो ये हिमालय को 3 तरह की ये पर्वत श्रृंखलाओं में बांटा गया है। द ग्रेटर हिमालयाज में सबसे ऊंचे पहाड़ हैं, फिर उससे नीचे हैं हिमाचल, फिर सबसे नीचे हैं शिवालिक्स। तो ये शिवालिक की पहाड़ियाँ कहलाती हैं, हिमाचल पहाड़ियाँ, हिमाद्री। तो द ग्रेटर हिमालयाज जो हिमाद्री है वो द ग्रेटर हिमालयाज और द हिमाद्री आर द टॉलेस्ट ऑफ 3 रेंजेस। देयर एवरेज हाइट इज़ अबाउट 6000 मीटर एंड हैव मैनी शार्प पीक्स राइजिंग ओवर 8000 मीटर्स। तो जो ये हिमाद्री ये सबसे ऊंची पहाड़ियाँ हैं पर्वत श्रृंखलाओं में, सबसे ऊंचे पहाड़ हैं इनमें, और उनकी जो एवरेज हाइट है एक वो लगभग 6000 मीटर हैं, और उसमें से कुछ जो सबसे ऊंची चोटियां हैं वो 8000 मीटर तक ऊंची हैं। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर लाइज इन नेपाल। माउंट कंचनजंगा 8598 इन सिक्किम इज़ द हाईएस्ट पीक इन इंडिया। और ये जो दुनिया का सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, जो कि नेपाल में है, और कंचनजंगा जो है हमारे भारत में वो सिक्किम में है, जो सबसे भारत का ऊंची चोटी है। द माउंटेन पीक्स रिमेन कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर। Ice moves down slowly into the valleys and forms glaciers. Some of these glaciers feed the rivers like the Ganga, Yamuna and Gandak. तो जो पहाड़ों की चोटियां हैं वो पूरे लगभग साल भर तक बर्फ़ से ढकी रहती हैं, और जो इसकी बर्फ़ है वो ग्लेशियर कहलाते हैं, और इनमें से कुछ ग्लेशियर जो ये पिघल के पानी बनता है बर्फ़ का, वो गंगा, यमुना और ये गंडक नदी में इसका पानी ये मिल जाता है जाके। अब ये एक एक्टिविटी है आपको फाइंड आउट करने के लिए। द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन मैन हु क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट। आपको ये इस व्यक्ति का नाम पता करना है कि जिसने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की, जो चोटी पर पहुंचा था। वाई आर हिमालयाज कॉल्ड यंग फोल्ड माउंटेन्स, और हिमालयाज को ये यंग फोल्ड माउंटेन्स क्यों कहा जाता है, इसका आपको आंसर ढूंढना है। अब आते हैं दूसरे तरह की पर्वत श्रृंखलाओं पर। द लेसर हिमालयाज यानी हिमाचल। द लेसर हिमालयाज और द हिमाचल रेंज बॉर्डर्स द ग्रेट हिमालयन रेंज ऑन द साउथ। तो ये जो लेसर हिमालय या हिमाचल की रेंज जो कहलाती है वो साउथ की तरफ ग्रेटर हिमालय से लगी हुई है। इट हैज़ अ विड्थ अबाउट 80 किलोमीटर्स। द एवरेज हाइट ऑफ द हिमाचल इज़ बिटवीन 4000 टू 4500 मीटर्स, और इसकी जो एवरेज चौड़ाई है वो है 80 किलोमीटर्स, और इसकी जो पहाड़ हैं इनके जो लेसर हिमालयाज है इसकी लगभग ऊंचाई 4000 से 4500 मीटर की इनकी चोटियों की ऊंचाई है। ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस लाइक शिमला, श्रीनगर, मंडी, मनाली, नैनीताल एंड दार्जिलिंग आर सिचुएटेड इन दिस रेंज। तो ये जितने हिल स्टेशन हैं इनके सबके नाम भी आप लोगों ने सुने होंगे। लोग गर्मियों में यहाँ छुट्टियाँ मनाने जाते हैं। शिमला, श्रीनगर, मंडी और मनाली, नैनीताल, दार्जिलिंग, ये सब वहाँ के हिल स्टेशंस के नाम हैं जो ये हिमाचल की पर्वत श्रृंखला में ये सारे हिल स्टेशंस हैं। द सीनिक ब्यूटी and cool climate during the summer season
अट्रैक्ट लैक्स ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इसकी जो कुदरती नेचुरल जो सौंदर्य है, खूबसूरती है, और गर्मी के दौरान जो यहाँ पर ठंडा मौसम रहता है, उससे पूरे वर्ल्ड के जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर अट्रैक्ट होते हैं। फिर आता है द लोअर हिमालयाज़, जिनको हम शिवालिक के पहाड़ कहते हैं, शिवालिक की पहाड़ियाँ कहते हैं। द लोअर हिमालयाज़ और द शिवालिक इज़ द सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज़। इट्स एवरेज हाइट इज़ 1250 meters and width is about 10 to 15 kilometers। और इनकी जो पहाड़ियों की जो लगभग ऊंचाई है वो 1250 मीटर है, और इसकी पर्वत श्रृंखला की जो चौड़ाई है वो 10 से 50 किलोमीटर तक है। A characteristic feature of this range is the large number of broad longitudinal valleys known as dunes. One such example is Dehradun। इस पर्वत श्रृंखला की जो खास चीज़ है कि काफ़ी इसमें चौड़ी घाटी वाले एरिए हैं जिनको दून्स कहा जाता है, और इसी में से एक है देहरादून, जो कि आपको मालूम होगा कि उत्तराखंड जो राज्य है उसकी राजधानी भी है देहरादून। अब आते हैं द नॉर्दर्न प्लेन्स पे। टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज देयर लाइज ह्यूज प्लेन कॉल्ड द नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन। तो हिमालय के साउथ में जहाँ हिमालय एंड हो रहा है वहाँ से ये नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन शुरू होते हैं। दिस ग्रेट प्लेन स्ट्रेचेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट टू अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर इन लेंथ। और ये जो मैदानी इलाके हैं, हरे मैदानी इलाके हैं, तो ये वेस्ट टू ईस्ट यानी पश्चिम से पूरब तक फैले हुए हैं, और इनकी जो लंबाई है वो करीब 2400 किलोमीटर की लंबाई है। द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड पार्ट्स ऑफ आसाम लाई इन दिस प्लेन। दीज प्लेन्स आर ऑल्सो नोन एज इंडो गैंगेटिक प्लेन। तो ये इतने राज्यों में ये मैदानी इलाके फैले हुए हैं। पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, ये सारे राज्यों में से ये प्लेन होके निकला है। द इंडस बेसिन। The Indus Basin has been created by the silt brought by the river Indus and its tributaries, the Satluj, the Beas, the Ravi, the Chenab and the Jhelum. The Indus River originates in the Mansarovar Lake. It flows towards west and falls into the Arabian Sea. Most of this river basin now lies in Pakistan. बेसिन हम कहते हैं एक ऐसी जगह को जहाँ बहुत सारा पानी इकट्ठा रहता हो जाता हो नदियों का। तो ये जो बेसिन क्रिएट हुआ है ये सिंधु नदी से बना हुआ है, और इसकी जो और नदियाँ जो इसमें जुड़ती हैं उन सब का जो पानी आके इकट्ठा होता है उससे ये इंडस बेसिन बनता है। और जो नदियाँ इसमें मिलती हैं वो सतलज है, रावी है, चिनाब है, झेलम है, ये सारी हैं। और ये मानसरोवर लेक से निकल कर ये सिंधु नदी निकलती है और जाके वेस्ट में पश्चिम की तरफ अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। और इसका जो बेसिन है ये इंडस बेसिन, ये ज़्यादातर पाकिस्तान के हिस्से में आता है। द गंगा बेसिन। अब ये जो गंगा बेसिन है ये द मोस्ट एक्सटेंसिव पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स इज फॉर्म्ड बाय द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। द स्टेट्स ऑफ दिल्ली, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल लाई इन दिस बेसिन। तो जो गंगा बेसिन है वो जिस एरिया में गंगा नदी बहुत बड़े लेवल पे फैली हुई है उसको गंगा बेसिन बोलेंगे। और ये जिन स्टेट्स में से निकल के जाती है और ये पूरा जो बेसिन बनता है जिसमें कि ये पूरा पानी इकट्ठा रहता है साल भर के दौरान, वो स्टेट हैं दिल्ली, उत्तरांचल है या उत्तराखंड जिसको हम बोलेंगे, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, ये सारा गंगा बेसिन कहलाता है। द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज लाइक यमुना, घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी एंड द सोन नदी, ये डिपॉजिट लार्ज अमाउंट ऑफ एलुवियम एंड मेक दिस प्लेन वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल प्लेन इन द वर्ल्ड। तो ये जो इसकी नदियां हैं, इधर से सब जो पानी आके इकट्ठा होता है उससे ये एरिया जो इतना उपजाऊ और फर्टाइल हो जाता है कि जो पूरी दुनिया के उपजाऊ जो इलाके हैं उनमें से ये एक बन जाता है।
द ब्रह्मपुत्र बेसिन। अब ये जो ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ जहाँ से होके गुजरती है और जिसका पानी जहाँ पे जिन क्षेत्रों में इकट्ठा रहता है वो ब्रह्मपुत्र बेसिन कहलाता है। अब ये कहाँ है? द ब्रह्मपुत्र बेसिन इज द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। Assam and a small part of West Bengal lie in this basin. The Brahmaputra river rises in Tibet, where it is called Sangpo. In its lower course in Bangladesh, it is joined by the Ganga, and together they make the world's largest and most fertile delta called the Sundarbans. तो जो ब्रह्मपुत्र बेसिन है, या जहाँ जहाँ ये ब्रह्मपुत्र नदी होके निकलती है और पानी इसका रुका रहता है, वो है आसाम, और कुछ जो वेस्ट बंगाल का पार्ट है वो इसमें आता है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत से निकलती है जहाँ पे इसको सांगपो बोला जाता है, और ये जो जाके एंड होती है, जो इसका बिल्कुल आखिरी का हिस्सा है, वो बांग्लादेश में जाके ख़त्म होता है। तो इसमें जबकि गंगा नदी भी इसमें मिल जाती है, और ये मिल के एक ऐसा डेल्टा बनाते हैं जो कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे उपजाऊ डेल्टा बनता है, जिसको ये सुंदरबन बोला जाता है। अभी ये आपके लिए फाइंड आउट करने के लिए एक्टिविटी है कि एक तो आपको ये ढूंढना है द नेम ऑफ एनी टू सिटीज़ विच आर सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ अ रिवर। किसी एक नदी के किनारे बसी हुई दो शहरों के नाम आपको बताने हैं। द नेम ऑफ 3 क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन द ब्रह्मपुत्र बेसिन। जो ये ब्रह्मपुत्र बेसिन है, यहाँ पे उगाई जाने वाली 3 फसलों के आपको नाम बताना है। तो ये जब आपको कोशिश करनी है, नहीं पता चलेगा तो फिर आपको बताया जाएगा। पहले आपको अपना खुद कोशिश करनी है। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। टू द नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्ट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और द थार डेजर्ट। नॉर्थ वेस्ट का मतलब हो गया कि जो उत्तर और पश्चिमी जो इलाका है वहाँ पर ये थार डेजर्ट है, जो गुजरात की तरफ हम देखते हैं। इट लाइज मोस्टली इन द इंडियन स्टेट ऑफ राजस्थान। ये राजस्थान में स्थित है। द डेजर्ट रिजल्ट फ्रॉम द ड्राइनेस ऑफ द प्रिवेलिंग मानसून विंड्स विच डू नॉट ब्रिंग सफिशिएंट रेन टू कीप द रीजन मॉइस्ट। और ये जो रेगिस्तान बना है ये इस सूखे की वजह से बना है, जो कि जब पानी बरसने से पहले हवाएं आती हैं, लेकिन उससे क्या है वो बारिश पूरी नहीं हो पाती है, और ये जो इलाका है इसमें उतनी बारिश ना हो पाने की वजह से ये नमी नहीं आ पाती है, तो इस तरह से ये डेजर्ट बन गया है। द डेजर्ट हैज़ अ वास्ट स्ट्रेच ऑफ सैंड एंड सैंड ड्यून्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो ये पूरे रेगिस्तान में पूरे चारों तरफ कई तरह की जो रेत है उसके पूरे इलाके फैले हुए हैं। द अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल इन द डेजर्ट ट्रैक्ट इज़ जनरली लो। समटाइम्स नो रेन फॉल्स ईयर आफ्टर ईयर। और ये जो इलाका है इसमें जो बारिश होती है वो काफ़ी कम होती है, और कई कई बार तो ऐसा भी होता है कि एक साल के बाद दूसरे तीसरे साल भी बारिश होती ही नहीं है बिल्कुल। पीपल लिविंग हेयर डू नॉट गेट इनफ वाटर इवन फॉर ड्रिंकिंग। और जो लोग यहाँ रहते हैं वो उनको तो कई बार पानी पीने तक के लिए पानी नहीं मिलता है। द डेजर्ट हैव नो परमानेंट रिवर्स। स्मॉल स्ट्रीम्स विच आर फॉर्म ड्यूरिंग द रेनी सीजन सून गेट ड्राई। और यहाँ पर कोई ऐसी नदियाँ भी नहीं है, और जो छोटी मोटी नहर टाइप की हैं जो बारिश के टाइम पे थोड़ी बहुत भर जाती हैं, लेकिन वो भी जल्दी ही सूख जाती हैं। द स्केर्सिटी ऑफ वाटर हैज़ केप्ट दिस रीजन बैरन। और पानी की कमी की वजह से ये जो इलाका है पूरा एक तरीके से बंजर हो गया है। और गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड अ वेरी बिग इरिगेशन प्रोजेक्ट कॉल्ड द राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। और अब गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है इधर पानी पहुंचाने के लिए, वो है राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। इससे क्या होगा कि नहर के थ्रू जहाँ जहाँ पानी नहीं बरसता है वहाँ वहाँ पानी पहुँचाया जाएगा। द थार डेजर्ट, अभी एक फैक्ट है, एक आपको एक जानकारी के हिसाब से जानने के लिए। द थार डेजर्ट इज़ द 7th लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। दिस एरिया सपोर्ट्स विच इज़ कंसिडर्ड to be
वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस द मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। तो ये थार डेजर्ट है, ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा डेजर्ट है और इस इलाके में जो दुनिया की पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक थी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की, वो यहाँ पर माना जाता है कि यहाँ पे सभ्यता वो रह चुकी है। अब ये जो राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट बन रहा है, इट इज़ built with the aim to convert the part of the desert from wasteland to agriculture production area। जो ये राजस्थान कैनल का जो प्रोजेक्ट बन रहा है, इससे ये उम्मीद की जा रही है कि जो बेकार ज़मीन पड़ी हुई है, बेकार हो रही है ज़मीन, उसमें खेती हो सकेगी इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद। अब आते हैं द प्लेटो रीजन। द प्लेटो रीजन लाइज जस्ट साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। It is triangular in shape and is the oldest landform in India। अब ये जो प्लेटो रीजन है, सबसे पहले हमने कौन सा रीजन देखा था, जो माउंटेन वाला हिमालय वाला रीजन था। इसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स आए, फिर जब ये प्लेन जब ख़त्म होते हैं तो ये प्लेटो रीजन शुरू हो जाता है। ये ट्रायंगुलर है शेप में और ये सबसे पुराने लैंडफॉर्म्स में से इंडिया में है। इट इज़ फॉर्म्ड मेनली इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, और ये दो तरह की ये चट्टानों से मिलके बना हुआ है। द पेनिनसुला प्लेटो हैज़ टू डिस्टिंक्ट पार्ट्स, द मालवा प्लेटो एंड द डेक्कन प्लेटो। द टू आर सेपरेटेड बाय द विंध्य एंड सतपुरा रेंजेस। तो जो पेनिनसुलर प्लेटो यानी कि जो पानी से घिरा हुआ, समुद्र से घिरा हुआ जो भाग है देश का, जिसको हम बे ऑफ बंगाल और उस तरफ देखते हैं अरेबियन सी की तरफ, तो वहाँ के जो प्लेटो के रीजन हैं, ये दो अलग अलग पार्ट दोनों तरफ हैं। मालवा प्लेटो और डेक्कन प्लेटो कहा जाता है जिनको, और इनको अलग करते हैं इनके बीच में ये विंध्या और सतपुरा रेंजेस, जो यहाँ पर ये सतपुरा रेंजेस। द मालवा प्लेटो इज़ बाउंडेड बाय अरावली हिल्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द विंध्या इन साउथ। तो जो मालवा प्लेटो है वो अरावली हिल्स से नॉर्थ वेस्ट में घिरा हुआ है और विंध्या पर्वत श्रृंखला से साउथ में। दिस प्लेटो फाइनली मर्जेस विद नॉर्दर्न प्लेन्स इन द ईस्ट वेयर इट इज़ कॉल्ड बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। तो ये जो पठारी क्षेत्र है, ये नॉर्दर्न प्लेन से आके मिल जाता है। ये जहाँ मिलता है ये बुंदेलखंड और बघेलखंड में का एरिया है। आपको मालूम होगा कि बुंदेलखंड में हम रहते हैं, तो यहाँ कुछ हिस्सा पहाड़ी भी है, और इस तरफ जब हम बढ़ते हैं नॉर्थ की तरफ तो वहाँ पर प्लेन एरिया शुरू हो जाता है, और जहाँ पहाड़ी इलाका है वहाँ से गिट्टी निकलती है, पत्थर निकलते हैं, पत्थर का काम होता है, ये सबको आपको मालूम है। तो इन साउथ बिहार इट इज़ कॉल्ड छोटा नागपुर प्लेटो। ऑल द रिवर्स विच राइज इन दिस प्लेटो नेम चंबल, बेतवा, सोन एंड दामोदर जॉइन ईदर द गंगा और यमुना। और इन इलाकों से, इस प्लेटों से जो नदियाँ निकलती हैं, वो चंबल, बेतवा, सोन और दामोदर, ये सब जाके गंगा में या यमुना में मिल जाती हैं। साउथ ऑफ द विंध्या एंड सतपुरा रेंजेस लाइज द डेक्कन प्लेटो, और जो विंध्या और सतपुरा के साउथ में है वो डेक्कन प्लेटो है। इट इज़ ब्रॉड इन द नॉर्थ एंड टेपर्स इन द साउथ, कि ये नॉर्थ की तरफ तो चौड़ा है और साउथ में जैसे हम देखते हैं कि जो भारत का नक्शा है वो भी साउथ में जाके एक नोक जैसी बन जाती है, तो ये भी ये साउथ में जाके छोटा इसका चौड़ाई कम होती जाती है। द टू एजेस ऑफ डेक्कन प्लेटो, द ईस्ट एंड द वेस्ट, फॉर्म रीजन्स एंड आर कॉल्ड द ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स रिस्पेक्टिवली। तो जो ये डेक्कन प्लेटो है, और जब ये इसके किनारे जो होते हैं, जब ये एंड होता है तो वो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट कहलाता है, कि जो ऊंचाई से जब नीचे की तरफ मिला, लेवल उसका डाउन हुआ, कम हुआ, तो वो ईस्ट और वेस्ट में उसको ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट बोला जाता है। बोथ द घाट्स मर्ज at the Nilgiri hills in the south
which are also called the Blue Mountains. The Western Ghats consist of Satmala Hills, Annamalai Hills, and Cardamom Hills. Anaimudi in Cardamom is the highest peak of the Deccan Plateau. तो ये जो दोनों घाट हैं ये साउथ में जो नीलगिरी हिल्स हैं उसमें जाके मिल जाते हैं, और ये नीलगिरी हिल्स इनको जो ब्लू माउंटेन कहलाते हैं, ये यहाँ हम डायग्राम में देख भी सकते हैं कि नीला रंग इनका कुछ दिख रहा है, तो इसी तरह से ये नीलगिरी पर्वत श्रृंखला कहलाती है या ब्लू माउंटेन्स कहलाते हैं। और जो जो इसमें पहाड़ी क्षेत्र आते हैं उनके नाम यहाँ दिए गए हैं, सतमाला हिल्स, अन्नामलाई हिल्स, और ये सब चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो ये जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं ये सब डेक्कन प्लेटो इसमें जाके मिल जाता है। लार्ज एरियाज टू द नॉर्थ वेस्ट of the plateau are covered with basalt lava flows. The rocky block is tilted towards the east. The peninsular plateau is drained by a number of large rivers. Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri form large deltas before flowing into the Bay of Bengal. तो ये नॉर्थ वेस्ट के जो प्लेटो हैं उसका बड़ा जो एक हिस्सा है वो पूरा ढका हुआ है लावा फ्लोज से, जो लावा निकल के उनके ऊपर जम गया है। द रॉकी ब्लॉक इज टिल्टेड टुवर्ड्स द ईस्ट। और इस पेनिनसुलर प्लेटो से बहुत सारी नदियाँ होकर गुजरती हैं, जो कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये सब मिलकर एक डेल्टा बनाती हैं बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले। नर्मदा एंड तापी आर द ओनली रिवर्स इन दिस रीजन विच फ्लो इनटू द अरेबियन सी। और इस इलाके की नर्मदा और तापी ही वो दो नदियां हैं जो कि अरेबियन सी में जाती हैं, बाकी सब बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। अब ये फैक्ट फाइल है। द डेक्कन प्लेटो रीजन इज़ वेरी रिच इन मिनरल्स। देर आर माइंस ऑफ कोल, आयरन, मैग्नीज एंड माइका। द फेमस कोलार गोल्ड माइन इन कर्नाटका इज ऑल्सो सिचुएटेड इन दिस प्लेटो रीजन। तो जो डेक्कन प्लेटो है वो काफ़ी रिच माना जाता है। रिच का मतलब बहुत सारी इसमें खनिज पदार्थों की माइंस, खदानें वगैरह हैं। और ये कोलार गोल्ड माइन जो सोने की खान है कर्नाटका की, वो भी इसी डेक्कन प्लेटो के उसमें आती है इलाके में। अब आते हैं द कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन का मतलब है कि जो समुद्र के किनारों वाले मैदानी इलाके हैं। बॉर्डरिंग द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स आर नैरो कोस्टल प्लेन्स नोन एज द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स रिस्पेक्टिवली। यानी जो अभी हमने पढ़ा था कि जो ये आपके प्लेटो रीजन है, और जब ये ख़त्म हुआ तो ये ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आ गए सबसे लास्ट में। तो इसमें क्या है, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आर known as the Konkan in the north and Malabar in the south. The western coastal plains are very narrow. तो जो वेस्ट की तरफ के कोस्टल इलाके हैं वो काफ़ी नैरो यानी कि कम चौड़ाई वाले हैं। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आर नोन एज नॉर्दर्न सिरकार्स इन द नॉर्थ एंड द कोरोमंडल कोस्ट इन द साउथ। तो इनको इस नाम से वहाँ जाना जाता है। द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन द पेनिनसुला फ्रॉम वाइड डेल्टास एट देयर माउथ where they join the Bay of Bengal, so the eastern coastal plain are broad and fertile. तो इस तरफ क्या है, ईस्ट की तरफ नदियाँ ज़्यादा हैं जो कि जाके बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं। तो इस तरफ का जो ईस्टर्न तरफ का जो मैदानी इलाका है समुद्र से लगे हुए, वो ज़्यादा चौड़े और उपजाऊ हैं। द आइलैंड्स। अब आते हैं जो द्वीप। टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ इंडिया। दे आर लक्षद्वीप and the Andaman and Nicobar Islands. The Lakshadweep Islands lie in the Arabian Sea of the coast of Kerala. तो जो लक्षद्वीप है वो कहाँ है, अरेबियन सी में है, उस साइड में, केरला की साइड में। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाई टू द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया मेनलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। जबकि जो अंडमान और निकोबार हैं ये बंगाल की खाड़ी की तरफ हैं। बोथ दीज आइलैंड ग्रुप्स are administered by the Union Government of India as Union Territories। और ये दोनों जो द्वीप समूह हैं ये यूनियन टेरिटरी के तौर पर भारत की केंद्र सरकार द्वारा गवर्न किए जाते हैं। इनका नाम यूनियन टेरिटरीज की लिस्ट में आता है।
We are now aware about the different physical divisions of India. All the physical divisions of India, though different in structure, still form a single geographical region as they are independent. तो ये हमने पढ़ लिया कि क्या क्या इसके भारत के फिजिकल डिविजन्स यानी कि जो इलाके के हिसाब से कितने तरह के इलाके हैं और कहाँ कहाँ फैले हुए हैं. द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड द कोस्टल प्लेन्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर. और जो खेती के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं यानी हिमालय के जो पर्वत हैं, पर्वत के बाद का जो मैदानी इलाका है जिसमें पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश ये सारे हमने पढ़े थे वो, और फिर लास्ट में जो ये मालवा प्लेटो और डेक्कन प्लेटो. तो ये प्लेटो के बाद के जो मैदानी इलाके बचे कोस्टल प्लेन्स ये और नॉर्थ वाले जो फर्टाइल प्लेन है, ये दो इलाके खेती के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इतना तो आप समझ ही सकते हैं कि जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है या प्लेटो रीजन्स हैं उनमें तो खेती नहीं हो सकती है. खेती तो मैदानी इलाकों में ही होगी. और मैदानी इलाके कहाँ हैं? जो हिमालय पर्वत के यहाँ पर अगर हम मैप में थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे, ये है. तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो इलाका है ये सब पर्वत श्रृंखला वाला इलाका है. ये पूरा ये सब मैदानी इलाके आएंगे यहाँ पर. ये सब कुछ यहाँ रेगिस्तानी इलाके हैं और ये प्लेटो वाले हैं और ये आपके कोस्टल प्लेन्स इधर हैं. तो इस तरीके से ये पूरा जो भारत का ये लैंड फॉर्म्स हैं ये इस तरह, ये प्लेन वाले हैं, ये फर्टाइल प्लेन है. तो ये जो इलाका जिस तरह से बटा हुआ है अलग अलग तरह के इलाके में अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं. अगर कहीं खेती नहीं हो सकती है तो वहाँ से हमको खनिज पदार्थ मिलते हैं, वहाँ से खनन होता है, वहाँ से पत्थर निकलता है, वहाँ से और मिनरल्स निकलते हैं. तो उस फॉर्म में उस तरीके से वो इम्पोर्टेंट हो जाता है. फिर जहाँ से हम खेती कर सकते हैं वहाँ से खेती कर लेते हैं. जहाँ पर पर्वत श्रृंखला हैं, जहाँ मौसम ठंडा रहता है तो वहाँ कुछ ऐसे बाग जैसे कि जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, बादाम हुआ, अखरोट हुआ, उस तरह के बाग लगते हैं. वहाँ पर खेती नहीं हो सकती तो वहाँ सेब वगैरह जो है वो ठंडे इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में होता है, ये सब जानते हैं हम लोग. तो इस तरह से हर इलाके की जो ख़ास बात है वहाँ पर उसका उसी तरीके का यूज़ उसका हो सकता है. तो जो यहाँ पर ये लिखा था, द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड द कोस्टल प्लेन्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर. They provide the country with food and raw material for many industries. The peninsular plateau is rich in minerals and contributes significantly to the country's industrial development. तो जो मैदानी इलाके हैं वो पूरे देश की जो खाने की ज़रूरतें हैं, वहाँ फसल पैदा होती है तो उससे खाने की ज़रूरत पैदा होती है और बहुत सा रॉ मटेरियल मिलता है जैसे लकड़ी हो गई, ये हो गया. और जो दूसरे पेनिनसुलर प्लेटो हैं तो उन प्लेटों में से मिनरल्स बहुत सारे मिलते हैं, पत्थर मिलता है, लोहा मिलता है, कॉपर वगैरह मिलता है, सोने की खदानें हैं. तो इससे जो देश की जो उद्योग काम धंधे हैं, फैक्ट्रियां हैं, उनको बहुत मदद मिलती है. तो इस तरीके से ये हमने लेसन पढ़ा, कंप्लीट हुआ. यहाँ पर ये कुछ वर्ड्स हैं इम्पॉर्टेंट, इनको आप देख सकते हैं. ये टाइम टू रिवाइज है. जो जो पॉइंट्स हमने यहाँ पर पढ़े हैं. और मदरलैंड इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया. कि जो एशिया जो महाद्वीप है उसमें हमारा जो देश है इंडिया, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्री है. इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज़ इंक्लूडिंग दिल्ली. तो जो भारत है वो उसमें 29 राज्य हैं, 7 इसमें यूनियन टेरिटरीज़ हैं, केंद्र शासित प्रदेश जिनको बोलते हैं, और दिल्ली भी उसी में से एक है जो कि जिसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी बोला जाता है. द हिमालयस फॉर्म द हाईएस्ट एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माउंटेन चेन्स इन द वर्ल्ड. तो जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो सबसे ऊंची और बड़ी पर्वत श्रृंखला है पूरी दुनिया की, जो कि ये भारत में है. द नॉर्दर्न प्लेन्स आर ड्रेन्ड बाय इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज. तो और जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो उसमें से ये नदियाँ होकर निकलती हैं और इनकी जो मेन नदी तो इंडस यानी सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी जो
जुड़ी हुई छोटी नदियाँ होती हैं वो सब यहाँ से निकलती हैं। टू द नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्ट ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और द थार डेजर्ट। तो जो नॉर्थ वेस्ट है यानी उत्तर पश्चिम का जो हिस्सा है वहाँ पर थार डेजर्ट है और बाकी के रेगिस्तानी इलाके हैं। द पेनिनसुलर प्लेटो इज़ ट्रायंगुलर इन शेप एंड इज़ द ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म इन इंडिया। तो ये जो पेनिनसुलर प्लेटो है, पेनिनसुला है नीचे का इंडिया का भाग जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और उसके जो बीच का हिस्सा ये है, ये ट्रायंगुलर शेप में है, जो त्रिकोण जैसा जो शेप बनता है भारत के नक्शे का नीचे, वो आपको पता ही होगा। तो वो ये प्लेटो वाला हिस्सा है जो कि सबसे पुराना लैंडफॉर्म है इंडिया का। बॉर्डरिंग द वेस्ट एंड ईस्टर्न घाट्स आर नैरो कोस्टल प्लेन्स नोन एज द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स रिस्पेक्टिवली। और इन प्लेटो वाले रीजन के बाद बिल्कुल जो समुद्र से लगा हुआ मैदानी इलाका है वो वेस्टर्न और ईस्टर्न मैदानी इलाका कहलाता है, जो इसके बाद प्लेटो के रीजन के बाद आता है। देयर आर 2 आइलैंड ग्रुप्स विच बिलोंग टू इंडिया, द अंडमान एंड निकोबार एंड द लक्षद्वीप आइलैंड्स। और 2 ऐसे द्वीप समूह हैं हमारे देश के लैंडफॉर्म में, जो एक अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड है और बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार है। अब यहाँ पर ये एक्सरसाइजेज आ जाएंगी, इसमें से कुछ एक्सरसाइजेज आप लोग अपने आप कर भी सकते हैं देख के, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइजेज बताई जाएंगी। तो उम्मीद है आप लोगों ने ये लेसन अच्छी तरह समझ लिया होगा। आप खुद भी ट्राई कीजिए, कुछ अगर नहीं समझ में आए तो वो आप कंसल्ट करके टीचर्स से पूछ सकते हैं, वो आपको क्लियर कर दिया जाएगा। तो ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वीडियो में जो आपके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज करवाए जाएंगे तब तक के लिए आप इसको और अच्छी तरह रीड करके अंडरस्टैंड कर लीजिए। कोई चीज़ ना समझ में आए तो पूछ लीजिए। तो ओके, गुड बाय टिल नेक्स्ट वीडियो एंड टेक केयर।